ऐसी कौन सी चीज़ है जो अर्थ को सबसे लिवेबल प्लैनेट बनाती है? वो चीज़ है एयर। जी हाँ, जो एयर है वो जेनरिक नेम है एटमॉस्फेयर के लिए। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर गैसेस का एक ऐसा मिक्सचर है जो हमारी सारी की सारी अर्थ को सराउंड करके रखता है और यही रिस्पॉन्सिबल है जिसने अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है लाइफ के लिए। और आज हम लोग एयर को ही यानी कि एटमॉस्फेयर ही स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पार्थवे एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन। देखिए एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या कहती है? की डेफिनेशन कहती है लेयर ऑफ एयर। लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर प्लैनेट। क्या कहते हैं? ये एयर की एक लेयर है जिसने हमारे सारे के सारे प्लैनेट यानी अर्थ को सराउंड करके रखा है, बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह। इट इज मास ऑफ द एयर दैट मेड टेम्परेचर ऑफ अर्थ लिवेबल। एयर का जो मास है वही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अर्थ को लिवेबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो डिराइविंग फैक्टर था वो था एयर। और ये अलावा और ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता हो। और हम सब जो हैं एटमॉस्फेयर की वजह से ही जिंदा हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो एयर गैसेस का एक मिक्सचर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं जो प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर का 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 1% है लेकिन जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन का डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते। इसीलिए जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है सबसे पहले वो सॉइल में जाती है और सॉइल में जाके कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं और फिर उस नाइट्रोजन से जो प्लांट्स हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जैसे यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं जिनको बाद में बाकी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ये हमारी जो गैस यानी कि ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों की लाइफ के लिए। हमारी बॉडी के हर एक सेल को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम लोग जब ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान कुछ नाइट्रोजन भी है जो हम लोग इनहेल कर लेते हैं, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है वो हमारे लंग्स से एक्सहेल हो जाती है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सस्टेनिंग गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक एलिमेंटल गैस नहीं है बल्कि ये एक कंपाउंड है। ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना है, लेकिन ये हमारी लाइफ को इस तरह से इफेक्ट करता है कि हम सभी के सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड पे। जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं और अपनी लाइफ और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी हमारे एटमॉस्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है। हाँ, जो एटमॉस्फेयर है वो 5 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हुआ है। 5 लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर की डिफ्रेंशिएट की हुई है एक दूसरे से और उन 5 ही लेयर्स में अलग अलग लाइफ एक्टिविटीज होती हैं। तो वो 5 लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वो अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है। ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। ये जो लेयर है अर्थ के सरफेस से अप टू 13 किलोमीटर ऑफ हाइट तक एक्सटेंड करती है। जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है वो सारी की सारी इसी लेयर में प्रेजेंट है। जितनी भी हमारी वेदर एक्टिविटीज हैं या रेन, विंड, हेल स्टॉर्म वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर है अर्थ के सरफेस से और ट्रोपोस्फेयर के बाद वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर से अप टू 50 किलोमीटर ऑफ हाइट तक
एक्सटेंड करती है। ये जो लेयर है इसमें कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती, ना इसमें क्लाउड्स प्रेजेंट है, ना ही इसमें रेन होती है, ना इसमें कोई हेलस्टॉर्म होती है। इसीलिए इस जोन में प्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। हमारी जो ओजोन लेयर है जो हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करके रखती है, वो ओजोन गैस भी इस स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। थर्ड लेयर है हमारी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है वो अर्थ के सरफेस से थर्ड लेयर है और स्ट्रेटोस्फीयर से अप टू 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। इस लेयर में अगर मान लीजिए अर्थ के आसपास रोटेट करते हुए कोई भी मीटियोराइट जो है इस लेयर में आ जाए तो वहां यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ फ्रिक्शन की वजह से वो जो मीटियोराइट है वो जल के वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये है हमारी थर्ड लेयर यानी कि मीजोस्फीयर। इसी लेयर से आप लोग याद रख सकते हो M फॉर मीजोस्फीयर, M फॉर मीटियोराइट्स। उसके बाद हमारी फोर्थ लेयर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो लेयर है वो वेरी करती है, 80 से अप टू 400 किलोमीटर तक इसकी जो है हाइट हो सकती है। इस लेयर को थर्मोस्फीयर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो एकदम से बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। उसके अलावा ये जो लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल है रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए। रेडियो ट्रांसमिशंस का मतलब है हमारे टेलीफोनिक सिग्नल, हमारे टीवी सिग्नल, सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल, सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं, इंटरनेट सिग्नल्स, वो इस थर्मोस्फीयर में ट्रैवल करते हैं। और लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर ये जो लेयर है बहुत ही थिन लेयर है, बहुत कम एयर प्रेजेंट है इस लेयर में। इस लेयर में हमारी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब जब हम लोगों ने एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ लिया है, एटमॉस्फेयर के क्या क्या पार्ट्स हैं हम वो जान चुके हैं, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से, तो अब हम लोग इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने बात की कि अर्थ को लिवेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एटमॉस्फेयर। वो कैसे? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी जगह का जो मौसम है, क्लाइमेट है, उसको मेंटेन करके रखता है। अब देखिए दो टर्म्स आती हैं, हम लोग अक्सर मौसम के बारे में जब बात करते हैं तो दो टर्म्स हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वन इज वेदर एंड द सेकंड वन इज क्लाइमेट। तो पहले हम लोग बात करेंगे वेदर की। वेदर क्या होता है? जो आज का मौसम है। अब मान लीजिए कोई भी पहाड़ी जगह है जहाँ पे सारा साल ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, और वो आज वहाँ पे धूप निकल आई, तो आज का दिन कैसा हो गया? सनी। तो वो क्या हो गया उस जगह का वेदर, कि आज यहाँ पे धूप है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या बोली? क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट है कि एक लंबे समय तक या फिर मान लीजिए कि सारा साल एक जगह पे कैसा मौसम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में मेनली हम लोगों को दो वेदर देखने को मिलते हैं। एक में देखते हैं हम लोग गर्मी और एक देखते हैं सर्दी। ऑटम, स्प्रिंग, रेनी सीजन ये सब जो है इनके बीच में ही चलते हैं। तो दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं, गर्मी और सर्दी। लेकिन अब हम लोग अगर आज की बात करें, आज तो इंडिया में गर्मी पड़ रही है, तो अब ये हो गया इंडिया का वेदर। लेकिन अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती हैं, तो वो हो गया इंडिया का क्लाइमेट। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर प्रेशर है, वो एक जगह का टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखता है। ये होता क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स भी जो हैं, इसमें हर टाइम बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स भी सस्पेंड हुए रहते हैं। अब मान लीजिए जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, अब देखिए ह्यूमिडिटी हम लोग बोलते किस चीज़ को? ह्यूमिडिटी का मतलब है कि उस जगह की, उस पर्टिकुलर एरिया की एयर का मॉइस्चर कंटेंट मतलब उसमें वाटर जो है कितना है। अब जिस जगह पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अंदर एक ब्लैंकेट का काम करती हैं हमारे एरिया में। वो हमारी अर्थ पे एक ब्लैंकेट का काम करती हैं और वहाँ पे आने वाली गर्मी हो तो उसको वो लोग उसको वो जो वाटर पार्टिकल्स हैं अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं। इस वजह से उस जगह का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें खुश्क एरिया की, ड्राई एरिया की, तो जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है और वहाँ पे सर्दी भी बहुत पड़ती है। इसकी वजह क्या है
कि वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती। अब मान लीजिए हमारा जो एरिया है पंजाब साइड या नॉर्थ साइड हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सर्दी भी एज कंपैरिजन थोड़ी कम पड़ती। अब जैसे कि और अगर हम लोग बात करें कोस्टल एरियाज़ की, जैसे कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, इन साइड्स की बात करें तो वो जो है समुंदर के बहुत पास है। उस वजह से क्या होता है कि वहाँ की एयर का मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वहाँ पे गर्मी तो ज़्यादा पड़ती ही है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ का जो सर्दी है, सर्दी वहाँ पे कम पड़ती है। तो इस तरह से जो एयर है वो किसी जगह के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। जब हम लोग जान चुके हैं कि एयर की हमारी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह एयर हमारी लाइफ को सस्टेन करती है, तो अब हमें ये समझना होगा, हमें एक और बात जाननी होगी, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो दिन प्रतिदिन जो है पोल्यूट होती जा रही है। पोल्यूट होने का मतलब क्या है कि वो दूषित हो रही है। क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस निकल रही हैं जो कि बाद में एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं। इसके अलावा हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो एयर है, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से शुद्ध हवा में सांस लेते रहें तो ज़रूरी है कि हम लोग अपने एटमॉस्फेयर का ख्याल रखें, ऐसे कोई भी काम ना करें जिनसे हमारी एयर पोल्यूट हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा या किसी भी और टॉपिक से जुड़ा तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।